जय हिंद साथियों, ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स की। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने 7 फरवरी 2022 के पहले शिफ्ट के पेपर, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान से थे क्वेश्चंस तो, पर काफ़ी लोगों ने कर दिए होंगे और काफ़ी लोगों ने नहीं कर पाए होंगे वो लोग। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का प्रदूषण स्तर है, किस प्रकार का स्तर होता है गंगा नदी में? कैसा होता है? बहुत कम होता है, मध्यम होता है, उच्च होता है या नगण्य होता है? तो देखिए, मेरे ख्याल से या आप लोगों ने भी देखा होगा कि गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है और कई सारे लोग वाराणसी वगैरह जाते हैं, गंगा नदी में बहुत सारे लोग अस्थियां विसर्जित वगैरह करते हैं, बहुत सारे शव ही विसर्जित कर दिए जाते हैं, तो कई सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें मिल जाती है। तो जो उसका प्रदूषण स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी बॉडी की इम्प्योरिटीज़ होती है, बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं, बॉडी में फूल जाती है, बॉडी सड़ने लग जाती है पानी के कारण। तो जो इसका प्रदूषण होगा वो कैसा होगा? उच्च होगा। कैसा होगा? उच्च होगा। प्रदूषण स्तर जो होगा इसका कैसा होगा? उच्च, हाई होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को कहा जाता है? वायुमंडल वाले दाब को क्या कहा जाता है? हवा का दाब, गैस का दाब, वायु दाब या पूर्ण दाब? तो देखिए, वायुमंडल दाब या वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहा जाता है? वायु दाब कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और वायु दाब मापी जो यंत्र होता है उसको बैरोमीटर कहते हैं, और बैरोमीटर की खोज किसने की थी? टॉर्सेली ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पदार्थ के व्यवहार को क्या कहते हैं जिसका अध्ययन स्थूल दृष्टिकोण से किया जाता है? स्थूल दृष्टिकोण, कभी कभी क्या होता है कि जो शुद्ध हिंदी है वो हमें समझ में नहीं आती है और उसके इंग्लिश वर्ड याद मतलब समझ जाते हैं हम। तो इसमें क्या कहा गया है? व्हाट इज कॉल्ड द बिहेवियर ऑफ मैटर विच इज स्टडी यूजिंग अ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, स्थूल दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है। क्या आएगा इसका? सांख्यिकी, उष्म प्रवैगिकी, शास्त्रीय उष्म प्रवैगिकी, संतुलन उष्म प्रवैगिकी या फिर रासायनिक उष्म प्रवैगिकी? तो देखिए, यहाँ पर किसका है? पदार्थ के व्यवहार का स्थूल दृष्टिकोण देखना है, तो जो क्या आएगा इसका आंसर? क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स या शास्त्रीय उष्म प्रवैगिकी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। कभी कभी हमको शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती, इसलिए हमें इंग्लिश वर्ड पर भी ध्यान दे लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि शुद्ध हिंदी दी है और हमें समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या दे रखा है, लेकिन हम उस इंग्लिश वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। तो साइंस में हिंदी और इंग्लिश दोनों पर ही फोकस होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते प्रदूषण का कारण नहीं है? बढ़ते प्रदूषण का कारण कौन नहीं है? क्या नहीं है? जल निकायों में जहरीले कचरे को डंप करने वाले उद्योग, सही है, ये तो प्रदूषण फैलाते हैं। उसके बाद में अजैविक निम्नीकरणीय अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन आदि नदियों, झीलों आदि में फेंकना, इसके कारण भी जल प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है तेल फैलने से समुद्री जीवन नष्ट हो जाना, इसके कारण भी प्रदूषण होता है। और वन रोपण, वन रोपण से कभी भी प्रदूषण नहीं होता है, ये पर्यावरण के लिए अच्छा होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आपसे यही पूछा गया है कि प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा वायु प्रदूषक हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है? कौन सा वायु प्रदूषक? पदार्थ पूछा, मतलब गैस पूछी गई है कि कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है? कौन सी है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है और इससे कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे वायु प्रदूषण होता है, पर जिस तरीके से ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अनाक्षी श्वसन मतलब मांसपेशियों के लिए ज़रूरी है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड और अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो वायु प्रदूषक है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है वो क्या कहलाता है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन है, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। अभिकथन क्या दे रखा है? एक जंगली जानवर का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, जानवरों के लिए जगह होगी और यह अंततः उन्हें मरने के लिए मजबूर कर देगा। ये गलत लग रहा है। ये सही है कि एक जंगली जानवर का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, तो ए तो सही है, लेकिन आर क्या है? असत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब उससे वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ए तो सही है पर आर उसका गलत एक्सप्लेनेशन है। रिक्त स्थान एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी पिंड पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। वो क्या है? किसी पिंड पर विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी नहीं होगा, इससे क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, छोटे छोटे जीवों को या छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। विद्युतदर्शी, वोल्टमीटर, अमीटर, क्या आएगा? तो इसका जो सही आंसर है, विद्युत आवेश को मापना, इसलिए विद्युतदर्शी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपधातु नहीं है? उपधातु नहीं है, क्या है? बोरॉन, पीतल, सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों ही उपधातु है, लेकिन पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? पीतल, ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है, इनमें से उपधातु कौन से नहीं है? वो है पीतल। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसका उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में किया जाता है? प्रोपेन, प्रोपेन, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल नहीं होगा, स्पार्टेम, सोडियम नाइट्रेट। देखिए, चीनी के रूप में जो हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एस्पार्टम। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एस्पार्टेम जो है ये एक कृत्रिम शर्करा होती है, मतलब ये मीठी तो होती है लेकिन हमारे शरीर में कोई एनर्जी पैदा नहीं करती है, इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये 0 कैलोरी होती है। और ये कितनी मीठी होती है, तो घर में जो प्रयुक्त शर्करा होती है या घरेलू शक्कर जिसको कहा जाता है, उससे ये लगभग 550 या 500 से 550 गुना इतनी मीठी होती है। ये केवल टेस्ट के लिए होते हैं, मीठेपन के लिए होते हैं, लेकिन इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। जो भी डायबिटीज़ वाले रोगी होते हैं वो इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिक्त स्थान का उपयोग आटे को मजबूत करने के रूप में किया जाता है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल का नहीं होता है, ये तो प्रोटीन में पाए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, अमोनियम सल्फेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार के क्षार होते हैं, तो बचता क्या है? अमोनियम सल्फेट। आपको याद होगा कि फ्रीज में जब गुथा हुआ आटा रखा जाता है तो वो कुछ समय के बाद में, या अगर रात को रखा है तो सुबह, या सुबह रखा है तो शाम को कड़क हो जाता है, उसमें टाइटनेस आ जाती है। वो किसके कारण? फ्रीज में अमोनिया गैस होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोल्ड क्लेटन उरे, ये शायद ड्यूरे होगा, किसकी खोज से संबंधित है? सूखी बर्फ की, जिसको ड्राई आइस कहा जाता है, ड्यूटेरियम की, या फिर कठोर जल की, या तरल नाइट्रोजन की। तो देखिए, हेरोल्ड क्लेटन उरे ने किसकी खोज की थी? इन्होंने की थी ड्यूटेरियम के, ड्यूटेरियम की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ड्यूटेरियम किसको कहा जाता है? D2O, D2O को कहा जाता है ड्यूटेरियम। भारी जल का सूत्र होता है D2O, और इसी की खोज की थी उरे ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकता है? कौन कर सकता है? वायरस, जीवाणु, एसिडुलेट या आर्किया। तो कौन करता है? मिट्टी में ज्यादा क्या पाए जाते हैं? ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसके पास मनुष्यों की ही तरह फेफड़े पाए जाते हैं? केचुए में, केचुआ एक रेंग कर चलने वाला जीव होता है, इसमें कहाँ फेफड़े होंगे? और वो भी मनुष्य के जैसे नहीं आएगा। तिलचट्टे, तिलचट्टे में कोई फेफड़े नहीं होते, इनमें केवल श्वास नलिका होती है। ठीक है, मेंढक या तितलियां, तितलियां भी बहुत छोटी सी होती है, इनमें भी श्वास नलियां होती है। बचता क्या है? मेंढक, मेंढक इसका सही आंसर आएगा। मेंढक, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि मेंढक 3 अवस्था में पाए जाते हैं। जब वो टेडपोल होते हैं, छोटे मेंढक होते हैं, या मेंढक का जो बच्चा होता है वो किसके द्वारा श्वसन करता है? वो गिल्स यानी गिलफड़े के द्वारा श्वसन करता है। उसके बाद वो जब धरती पर आ जाते हैं बरसात के सीजन में या बारिश में, तब यह फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। और जब यह हाइबरनेशन प्रोसेस में हाइबरनेशन स्टेज में रहते हैं या सुप्ता अवस्था में रहते हैं, धरती के अंदर रहते हैं, तब यह त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। आपने देखा होगा या कभी नोटिस किया होगा कि जैसे ही बारिश, शुरू वाली जो बारिश होती है और जैसे ही ये बाहर निकलते हैं धरती से, तो इनका जो रंग होता है, स्किन का जो कलर होता है वो येलो होता है। लेकिन जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती है तो इनकी स्किन का कलर भी चेंज होता जाता है, ग्रीन होता जाता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इसमें फेफड़े पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा संचरित नहीं हो सकता है? मच्छरों द्वारा नहीं होने वाला रोग कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, लसिका फाइलेरिया, जिसको एलिफेंटिएसिस कहा जाता है। एलिफेंटिएसिस यानी कि हाथी पांव, वो भी एक प्रकार के मच्छर, प्रोटोजोअल मच्छर को के काटने से होता है। उसमें क्या हो जाता है कि जो जहाँ भी ये काटता है तो उस अंग को ये हाथी के शरीर जैसा सुझा देता है। जैसे यहाँ पर काट दे तो ऐसा बड़ा सा हो जाएगा, नाक पे काट खाए तो नाक बड़ी सी हो जाएगी, पैर में काट दे तो पैर हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं, तो इसको एलिफेंटिएसिस कहते हैं। ठीक है। चौथा है मधुमेह। मधुमेह जो होता है वो शक्कर के कारण होता है, इंसुलिन हार्मोन की वृद्धि और कमी के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, मधुमेह रोग, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है आपसे, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन देखिए, रेटिनॉल, थाइमीन, टोकोफेरोल या बायोटिन। बायोटिन जो होता है विटामिन किसका नाम होता है? B7 का। ठीक है। टोकोफेरोल जो होता है विटामिन के का, सॉरी टोकोफेरोल विटामिन ई का होता है। विटामिन ई का जो नाम होता है रासायनिक वो टोकोफेरोल है। थाइमीन जो होता है विटामिन B1 का, और रेटिनॉल जो है विटामिन ए का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और विटामिन ए की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? इससे रोग हो जाते हैं कौन कौन से? एक तो हो जाता है रतौंधी, रतौंधी पहला। इसमें क्या हो जाता है, आंखों में दो कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है रॉड सेल, एक होती है कौन सेल? शलाका कोशिका और शंकु कोशिका। इसमें से शलाका कोशिका जो होती है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि वो क्या दिखाती है? वो दिन और रात के बारे में बताती है, और इसी के कारण शाम को दिखाई देना कम हो जाता है रतौंधी में। दूसरा जो होता है वो होता है जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया। तीसरा जो होता है वो होता है कार्नियल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस। और चौथा जो रोग होता है वो कौन सा होता है? क्रिप्टोमलेशिया, क्रिप्टोमलेशिया। ठीक है। तो ये 4 रोग हो जाते हैं किसके कारण? विटामिन ए की कमी से। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बस यही पता होगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, लेकिन अन्य 3 और भी रोग हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जीरोफ्थेल्मिया, कार्नियल जीरोसिस एंड क्रिप्टोमलेशिया। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है गाजर। और ये संचित कहाँ पर रहता है? स्टोर्ड कहाँ पर रहता है? तो विटामिन ए स्टोर्ड रहता है आपके लीवर में या यकृत में। इसीलिए इसको कहा जाता है भविष्य का विटामिन। क्या कहा जाता है विटामिन ए को? भविष्य का विटामिन। ठीक है। अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।